हाय एवरीवन, आज हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कंसेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को लॉजिकली अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे ही मूव करते हैं, जहाँ पर मैं क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा भी एंड साथ में उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह हम यूज़ नहीं करने वाले, हम प्रॉपरली लॉजिकली पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर आप इलस्ट्रेशन 5 देख सकते हो। इलस्ट्रेशन 5 में क्या कहा गया, कंप्यूट ईवीए ऑफ ए लिमिटेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एंड बैलेंस शीट इधर दिया हुआ है। मैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इधर एक लाइन खींच देता हूँ। आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू है, डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा दिया हुआ है, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का खर्चा दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है SGA। और फिर ईबीआईटी इन्होंने निकाल लिया और इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया, फिर टैक्स एक्सपेंस को माइनस करने पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। एंड बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है किसका, शेयर होल्डर्स का होता है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट वगैरह का सबका खर्चा करने के बाद, टैक्स का पेमेंट करने के बाद, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है वो शेयर होल्डर को होता है। डेट इज बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, इन लोगों का पैसा होता है ये। आगे देखते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, बैलेंस शीट भी आपको देख सकते हो दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है एंड करंट एसेट्स है। डेट इज नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों मिला के 13 रेट का एसेट्स हो गया इनको। एंड आगे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी है 7 रेट का, रिजर्व है 100 का, नॉन करेंट बोरोइंग्स है 100 का और करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है 400 का, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो शेयर होल्डर फंड अगर हम बात करें तो ये दोनों मिला के शेयर होल्डर फंड हो गया, है ना, क्योंकि रिजर्व भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का फंड अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 800, है ना, क्योंकि इक्विटी और रिजर्व दोनों उनका ही हो गया। और नॉन करेंट बोरोइंग सी क्या हो गया, डेट होल्डिंग हो गया। ये डेट फंडिंग हमने जो कराया है, डेट फंडिंग कराया है जिनको हम इंटरेस्ट देते हैं, बेसिकली इनको हम इंटरेस्ट देते हैं और इनसे हम लोन का फंड ले रहे हैं, है ना। और ये करंट लाइबिलिटीज हो गया जो सेपरेटली आपके डेटर्स वगैरह ये सारे चीज रहते हैं, वो लाइबिलिटीज वगैरह हो गया, पेबल्स वगैरह। अब आगे हम बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ आपको समझाया नहीं, मैंने बस आपको क्वेश्चन रीड कराया जहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ये मैंने आपको बताया। आगे हम बढ़ते हैं। एज्यूम बेड डेट प्रोविजन और ₹20 लाख इज इंक्लूडेड इन SGA आपने देखा था ऑलरेडी यहाँ पर, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ना था ना जो SGA, इसके अंदर बोला कि 20 लाख का बेड डेट भी इसके अंदर डला हुआ है। एंड सेम अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स इन करंट एसेट्स। सेम अमाउंट आपका ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स आपका घट गया, यानी इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स भी ऑब्वियस सी बात की होगी, होगा उसके अंदर, एंड वहां से वो रिड्यूस हो गया। मतलब अल्टीमेटली क्या किया इन्होंने, ट्रेड रिसीवेबल्स को कम कर दिया और PL को कम कर दिया, बेड डेट चार्ज कर दिया। आगे देखते हैं। ऑल्सो एज्यूम डेट द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, टैक्स रेट इज 30% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट इज शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 8.45%। चलो ये सारा चीज तो हमने समझा। अभी तक मैंने कुछ आपको समझाया नहीं है। अभी मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल EVA होता क्या है एंड हम EVA अब क्यों निकाल रहे हैं और उसे कैसे निकालेंगे। हमें अब समझना EVA का मतलब, समझो मेरी बात। अब कोई भी कंपनी वो कंपनी या एंटिटी है, जो एंटिटी बिजनेस फॉर्म, एंटिटी जिसका बिजनेस है, वो एंटिटी क्यों फॉर्म हुई, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, है ना। वो प्रॉफिट्स किसको कमा के देंगे, आप बोलोगे ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को कमा के देंगे। पर मेरा बात ध्यान से सुनना, बहुत सारी एंटिटी जो होती है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो डेट होल्डर पे भी डिपेंडेंट होती है, जहां पर वो डिबेंचर्स इशू करते हैं या फिर कोई लोन वगैरह लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, उस पे भी डिपेंडेंट रहता है। यानी बेसिकली अगर किसी भी एंटिटी का फंड आता है तो दो टाइप का फंड आता है। एक इक्विटी यानी शेयर होल्डर का फंड आता है, शेयर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, या फिर इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, शेयर्स के इशू से इनके पास फंड आता है, मेजर फंड। और इनके पास दूसरा फंड आता है डेट से, जहां पर ये डिबेंचर्स वगैरह इशू करके फंड रेज करते हैं। अब ऑब्वियसली जब एंटिटी को ये लोग पैसा देंगे, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, इन लोग डेट होल्डर, ये लोग जो जब शेयर होल्डर, जब एंटिटी को पैसा देंगे ये लोग, तो फ्री में तो नहीं देंगे ना, इनका तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना। इनका एक्सपेक्टेशन होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि इनको मार्केट से कंपैरेटिवली, जो मार्केट का पोजीशन चल रहा है, दूसरी एंटिटी है उसके हिसाब से इनको प्रॉपर रिटर्न्स मिले। यानी शेयर होल्डर्स भी बोलेगी कि मुझे प्रॉपर रिटर्न चाहिए एंड डेट होल्डर भी बोलेगा मुझे प्रॉपर रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पर EVM में हम क्या निकालेंगे, EVM में हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कमाता है जिससे जो डेट होल्डर का रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो सके, जो इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो सके, एंड इसके बावजूद भी, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर वो कुछ कमा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब ये हो गया कि जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हो, एंटिटी जिसके लिए पैसा कमा रही है, उनका कमाने के बाद भी क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 100 रुपीज कमाया, 100 रुपीज कंपनी ने कमाया, जिसमें 20 रुपीज डेट वालों के लिए कमाया एंड 50 रुपीज इक्विटी वालों के लिए कमाया, है ना। इनका फंडिंग है। तो देखा जाए तो डेट वाले को 20 रुपीज का पेमेंट अगर हो जाए, इक्विटी वाले को भी 50 रुपीज का पेमेंट हो जाए, 70 रुपीज उनके लिए कमाए, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा हम 30 रुपीज कमा रहे हैं ना। तो ये एक्स्ट्रा 30 रुपीज जो है, ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। सो अगर हम अपने तरीके से ईवीए की बात करें, तो हम क्या कहेंगे कि ईवीए क्या हो गया, ईवी हो गया आपका जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, टोटल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, ठीक है। इसे हम नॉपेट भी कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आराम से, टेंशन की बात नहीं है। इसमें से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर है कुछ, कॉस्ट ऑफ डेट आपका जो लग रहा है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी अगर आपका लग रहा है, ये सारा इनके लिए जो कमाना है, ये सारा कमाई करने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका क्या होगा, ईवीए कहलाएगा आपका। तो हमने यहाँ तक ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि ओवरऑल ईवीए का मतलब क्या हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है 280 और EBIT है 410। तो यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो EAT से भी आप निकाल सकते हो, डेफिनेट सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट का भी हटा ही दिया, इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट आपको देना है, जो डेट वालों के लिए कमाना है। पर ओवरऑल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने टोटल इक्विटी, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट सबके लिए मिला के कितना कमाया। तो EBIT के अंदर तो आप देखोगे अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है ना। EBIT के अंदर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। तो ये EBIT क्या कहता है, ये EBIT ये कहता है कि आपने प्रॉफिट कमाया है और इसके अंदर इंटरेस्ट, डेट वालों का भी इसके अंदर ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, डेट वालों का भी प्रॉफिट इसके अंदर ही जुड़ा हुआ है, इससे अभी तक जुदा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डेट वालों का इंटरेस्ट इससे जुदा नहीं करेंगे। पर अभी जब हम ईवी निकाल रहे हैं तो हम गवर्नमेंट का टैक्सेशन से तो हमें मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, EBIT से सीधा टैक्स माइनस कर देते हैं, EBIT से सीधा टैक्स माइनस कर देते हैं। अब आप समझो, अगर हम EBIT से सीधा टैक्स माइनस कर देंगे तो हमने टैक्स तो एंटायर EBIT पे दे दिया। एंटायर EBIT पे टैक्स देने का मतलब क्या हो गया पता है, आपने इक्विटी वालों का भी टैक्स दे दिया, आपने प्रेफरेंस वालों का भी टैक्स दे दिया और आपने इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स दे दिया। ये आपको समझना है। जनरली अगर मैं EBT में टैक्स देता हूं, अगर मैं EBT में टैक्स देता हूं, डेट मीन्स मैंने इंटरेस्ट वालों पे टैक्स नहीं दिया, वो इंटरेस्ट वाले जो डेट वाले वो टैक्स देंगे बाद में, क्योंकि मैं EBT पे टैक्स दे रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं EBIT पे टैक्स दे रहा हूं तो गवर्नमेंट को तो ओवरऑल में इंटरेस्ट पे भी टैक्स दे दे रहा हूं। इसका सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि मान लो मैंने 100 रुपीज कमाया, जिसमें 30 रुपीज का इंटरेस्ट है, 70 रुपीज मैंने क्या किया, EBT कमाया, और इधर मैं रखता हूँ 100 रुपीज पूरा का पूरा मेरा ये EBIT है आपका, है ना। अगर मैं इस पे 30% का टैक्स दे रहा हूँ तो मतलब कितना दिया मैंने, 21 रुपीज दिया मैंने इधर, है ना। पर अगर मैं इस पे टैक्स दे रहा हूँ 30% का, तो मैंने कितना दे दिया, 30 रुपीज दे दिया। अब आप समझो, ये 30 रुपीज कौन कमाया, ये तो डेट होल्डर कमाया 30 रुपीज, जिसको मैंने इंटरेस्ट दिया। अब वो अगर अपने घर जाके देता तो वो अपने घर जाके 30 रुपीज पे 30% टैक्स देता ना गवर्नमेंट को, कमाई पे 9 रुपीज देता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट वालों का टैक्स नहीं दिया, पर मैंने यहाँ पर 30 रुपीज में इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स दे दिया, यानी कुल मिला के मैंने एक्स्ट्रा 9 रुपीज और ज्यादा दिया। क्यों, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स दे दिया। इसीलिए आपको ये समझना है कि जब हम EBIT में से टैक्स माइनस करते हैं तो हम इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स दे देते हैं, हम इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स दे देते हैं। और इसी को कहा जाता है नॉपेट। इसी को क्या कहा जाता है, नॉपेट कहा जाता है। यानी नॉपेट का मतलब हो गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया, नेट ऑपरेटिंग का मतलब ये हो गया जिसमें से अभी तक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो आपने बिजनेस ऑपरेट किया, इससे अपने प्रॉफिट कमाया, इसमें से अपने फाइनेंशियल आइटम डेट इज अपने इंटरेस्ट का खर्चा वगैरह रिड्यूस नहीं किए। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि नॉपेट के अंदर जो नॉपेट है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पर अगर मैं आपको समझाता हूं, EBIT में से अगर मैं टैक्स माइनस कर देता हूं तो ये क्या आ गया, नॉपेट आ गया। और नॉपेट बेसिकली किसका किसका, नॉपेट के अंदर कौन कौन है, नॉपेट के अंदर पैट तो है ही, पैट तो है ही। पैट में किसका किसका हक रहता है, इक्विटी वालों का भी रहता है और प्रेफरेंस वालों का भी रहता है, साथ में इसमें इंटरेस्ट भी है। समझ में आपको, ये इंटरेस्ट किसका हो गया, डेट होल्डर का हो गया, डेट होल्डर का हो गया। यहाँ पर ये आपको समझना है, यानी नॉपेट में क्या रहता है, इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया और साथ में
प्रेफरेंस के साथ में डेट होल्डर भी आ गए, ये हमने समझा। तो ओवरऑल हमने ये समझ लिया कि ईबीआईटी ईबीआईटी जो है ईबीआईटी जो है ये किसका किसका है। ईबीआईटी जो है इसके अंदर कौन है, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है, इसके अंदर भी है। अब हम क्या करें, इसमें से टैक्स का पेमेंट कर देते। टैक्स का पेमेंट जो होगा ये टैक्स ऑन ऑल इनकम, सब इनकम इंक्लूडिंग इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। डेट में भी हम टैक्स दे दे रहे हैं। अगर ईबीआईटी में टैक्स देंगे तो डेट में भी टैक्स दे देंगे। तो इससे हमारा क्या आएगा, नॉपेट आ जाएगा, यानी आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स का पेमेंट हो गया। अभी नॉपेट किसका किसका रहेगा, नॉपेट रहेगा इक्विटी वालों का, प्रेफरेंस वालों का और इंटरेस्ट वालों का, डेट वालों का भी रहेगा इसमें नॉपेट। तो ये नॉपेट हमने निकाल लिया। अब हमें पता चल गया, मतलब ये नॉपेट क्या है। ये नॉपेट का मतलब ये हो गया कि हमने ये कहा कि हमने ओवरऑल इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट सबका मिला के कितना रुपया कमाया है, ये हमने पता कर लिया। अब हमें ये जानना है कि हमने किसके लिए कितना कितना रुपया कमाना है, यानी डेट वालों के लिए कितना कमाना है, इक्विटी वालों के लिए कितना कमाना है, प्रेफरेंस वालों के लिए कितना कमाना है, ये हमें जानना है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल नॉपेट, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आता है नॉपेट फॉर एग्जाम्पल, और हमने पता चला कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट इन सब के लिए हमें कमाना है 70 रुपीज, है ना। सो यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि 30 रुपीज हमने एक्स्ट्रा कमाया और वही 30 रुपीज क्या होगा, आपका ईवीओ हो जाएगा। सो यहाँ पर नॉपेट हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिलेट करूँ, तो इसी क्वेश्चन में मुझे ईबीआईटी दिख रहा है 410 और टैक्स एक्सपेंसेस 120, 400 में लगाया, यानी 30% है। 400 का 30% 120 होता है ना। इन्होंने तो ईबीटी पे टैक्स एक्सपेंसेस लगाया, इससे हमें पता चल गया कि 30% टैक्स रेट है और यहाँ पर भी 30% का टैक्स रेट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊँ अभी इलस्ट्रेशन 5 में, मैं समझाते जा रहा हूँ इसी के साथ। इलस्ट्रेशन 5 में मुझे दिख रहा है ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी मुझे दिख रहा है 410 है ना। इसमें से मैं क्या करूंगा, टैक्स पेमेंट कर दूंगा 30% ऑफ 410, ये 41 इंटू 3 123। तो इससे अब मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा नॉपेट 310 290 287, ये आएगा ना 290 310 410, ठीक है। तो मेरा 287 का आ गया नॉपेट। ये मैंने नॉपेट निकाल लिया अब यहाँ पर, मतलब मुझे पता चल गया कि ये किसके लिए कमाया, इक्विटी, प्रेफरेंस यहाँ पर है नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ, इक्विटी प्लस डेट दोनों के लिए कमाया मैंने ये, है ना। प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, इक्विटी और डेट दोनों के लिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे देखना है कि इक्विटी के लिए मुझे कमाना कितना है और डेट वालों के लिए मुझे कमाना कितना है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8.45% और कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 12%। यहाँ पर ही मैं वापस से लिख देता हूँ समझाने के लिए, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 12% है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब मान लो आप ही इंटरेस्ट होल्डर हो, आपने मेरी कंपनी में फंडिंग किया। अब आपका उम्मीद है मेरी कंपनी से 12% आपको चाहिए प्री टैक्स, मतलब मैं आपको 12% इंटरेस्ट दे दूंगा, आप जानो आपका काम जानो, बाद में आप गवर्नमेंट को 12% की जो कमाई है उस पर गवर्नमेंट को आप टैक्स भी तो दोगे, 30% टैक्स दोगे ना इस पर। आप 12% की कमाई का 30% हिस्सा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आप उसको टैक्स दोगे। तो अगर आप देखोगे कि 12 में 30% आप रिड्यूस कर दोगे तो 8.4% आपका बचेगा घर पे। तो आपको ये समझना है कि 12% आप जरूर कमा रहे हो मेरी कंपनी से, पर आगे जाके 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आप तो देखा जाए तो पोस्ट टैक्स आपका क्या है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा फिर बाद में, 12 माइनस 0.30, है ना, यानी 30% ऑफ 12 यानी आएगा 8.4%। यानी आपको मैं क्या कहूंगा पता है, मैं आपको कहूंगा देख तू टैक्स देगा गवर्नमेंट को, मैंने आपसे कहा तू टैक्स मत दे, मैं तेरी बदली दे दूंगा। अब तुझे मैं नेट पकड़ा देता हूं, क्योंकि तेरे को अगर मैं 12% दूंगा फिर तू गवर्नमेंट को 30% टैक्स देगा। मैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे दे रहा हूं तेरा नाम का भी, और तू सीधा मेरे से 8.4% ले ले। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर टैक्स का जो पेमेंट किया वो एंटायर ईबीआईटी पे टैक्स का पेमेंट किया, यानी यहाँ पर हियर टैक्स इज पेड ऑन बोथ इक्विटी एंड डेट, दोनों के लिए टैक्स का पेमेंट हो गया ना। तो अगर मैंने आपके बिहाफ में टैक्स का पेमेंट कर ही दिया है तो फिर अब आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, 8.4% ही तो होगा। 12% मैं आपको क्यों दूं,
क्योंकि आपका नाम का टैक्स तो मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है। सो अब मैं आपको 8.4% दूंगा तो चल जाएगा, काम खत्म। तो मुझे इससे क्या पता चला, मुझे इससे पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है मेरा नेट नेट ऑफ टैक्स, ये हो गया 8.4%। ये मुझे पता चला, ठीक है। और अब मैं देखूं कि इक्विटी, ऑब्वियस से बात है, इक्विटी को तो जो भी डिविडेंड वगैरह कुछ भी रिटर्न्स मिलता है वो हमेशा पैट के बाद ही मिलता है, टैक्स देने के बाद ही मिलता है। तो यहां पर कोई टैक्स का खेल आता नहीं है ना। इंटरेस्ट पहले मिल जाता है तो मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट टैक्स का कर दिया, इसलिए मैंने नेट ऑफ टैक्स किया। और इक्विटी तो हमेशा लास्ट में मिलता है, तो ये हमेशा पोस्ट टैक्स ही रहता है। तो ये हमारा हमेशा ही पोस्ट टैक्स रहता है, क्योंकि टैक्स के बाद ही हमेशा इक्विटी का पेमेंट होता है। तो यहाँ पर इक्विटी का कितना है कॉस्ट, 8.45% ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 8.45%। तो मुझे पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ डेट है 8%, 8.4%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8.45%। तो क्या मैं एवरेज नहीं निकाल सकता कि दोनों का मिला के एवरेज कितना मेरा कॉस्ट पड़ रहा है? आराम से निकाल सकता हूँ ना। जैसे मैं कहूंगा कि देखो ना, एक बंदे को मैं 100 रुपये पे 10 रुपये कमा के देता हूँ, दूसरे बंदे को मैं 100 रुपये पे 20 रुपये कमा के देता हूँ, एक बंदे को 100 में 10 रुपीज़ कमा के देता हूँ, एक बंदे को 100 में 20 रुपीज़ कमा के देता हूँ। तो डेट मीन्स टोटल में देखूंगा 200 रुपीज़ पे मैं 30 रुपीज़ कमा के दे रहा हूँ। एक को 100 पे 10, एक को 100 में 20, यानी 200 पे 30 रुपीज़। यानी अगर मैं एवरेज देखूँ तो 200 में 30 होता है, तो 100 में कितना होता है, 15 होता है। यानी 15 इज द एवरेज कॉस्ट हमारा जो लग रहा है, क्योंकि एक का 10 है, एक का 20% है, तो 15 एवरेज है। जबकि यहाँ पर मैंने दोनों का अमाउंट जो फंडिंग है वो 100 रखा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब देखो, डेट वालों ने फंडिंग कितना किया, डेट वालों ने फंडिंग किया 100 का, है ना। 100 का फंडिंग किया डेट वालों ने। ये कभी भी करंट लाइबिलिटीज नहीं लेना, ये फंडिंग नहीं है, ये तो आपका जो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस है ये सारा, है ना। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स वगैरह हो गया ये। अब यहाँ पर आप देखो, डेट वालों ने फंडिंग 100 का किया है और इक्विटी वालों ने फंडिंग 800 रुपीज़ का किया, 700 प्लस 100 का। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इनका कॉस्ट लग रहा है 8.4%, इसका फंडिंग है 100 का, 100 का फंडिंग है। और इसका फंडिंग है कितने का, 800 का फंडिंग है। तो क्या हम इसके फंडिंग का वेट्स के हिसाब से क्या हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अलग अलग से भी करा सकता हूँ, पर एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको इसी तरीके से करा रहा हूँ कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब मेरे लिए निकालना कितना आसान हो गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं है, ये बस आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है दोनों का। एंड ये हमेशा दोनों के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, एक तो मैं लिखूंगा डेट का 8.4% है, कमा के देना है, और इक्विटी को 8.45% कमा के देना है। टोटल फंडिंग आ रहा है हमारा 900 रुपीज़ का, ये हमें पता चला। 100 और 800 मिला के टोटल फंडिंग आया 900 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 900 टोटल है, जिसमें से डेट वालों से 100 का फंडिंग मिल रहा है और इक्विटी वालों से 800 का फंडिंग मिल रहा है। अब इसके बेसिस में मैं आराम से देखो ना, वेट्स लगा दिया मैंने, यानी 1/9 वेट्स लगेगा, ये ना 1/9 वेट्स लगेगा डेट पे और 8/9 वेट्स लगेगा इक्विटी पे, जिससे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो ये हम निकाल लेते हैं फटाफट से। यार अब 0.9333 और प्लस उधर वाला देख लेते हैं। यार 7.5111। यार 8.44% आ रहा है अप्रोक्स। तो आप देखो ना, हमने ये पता कर लिया कि ऑन एन एवरेज इक्विटी और डेट दोनों का मिला के ऑन एन एवरेज हमारा खर्चा बन रहा है 8.44% पूरे एंटायर फंड्स पे। एंटायर फंड्स में हमारा 8.44% का खर्चा आ रहा है, ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें हम क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे सिंपल सी बात है, आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है। आप बोलोगे इतना खर्चा है कितने फंड में, 9 रेट के फंड में इतना खर्चा है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, काम करो 9 रेट पे 8.44% लगा दो, है ना। क्योंकि एंटायर 9 रेट पे आपका 8.44% का खर्चा हो रहा है, क्योंकि फंडिंग तो एक तरफ 100 का एक तरफ 800 का है। तो एंटायर 900 पे 8.44% का खर्च है, यानी 75.96 का खर्च है, ये हमें पता चला। तब देखो ना, अब आपने टोटल पैसा कमाया सबके लिए मिला के 287, सबके लिए मिला के 287 कमाया ना आपने, नौपेट, है ना। और आपका टोटल खर्चा है 75.96। तो आप बोलोगे अच्छा सिंपल सी बात है, 287 सबके लिए कमाया इक्विटी रेट मिला के, और खर्चा है 75.96 सबका। तो आपका 211 क्या हो गया, ईवी हो गया, है ना, ये आपका हो गया।
पर ये आंसर नहीं है। यहाँ पर कुछ हल्का-सा हमें चेंजेस करना है जो मैं आपको सिखाऊँगा, हल्का-सा कुछ एक चेंजेस है जो मैं आपको सिखाऊँगा, पर फिलहाल आप समझो कितना ईज़ी है ईवीए। ईवीए में कुछ नहीं करना, आपको नॉपेट निकालना है। नॉपेट मीन्स आपने डेट, इक्विटी सबका मिला के प्रॉफिट निकाला कि सबका मिला के आपने कितना प्रॉफिट कमाया। नॉपेट आपका निकल के आ गया 287। अब आपको देखना है कि आपका खर्चा क्या है, तो खर्चा मैं देखूँगा डेट और इक्विटी का खर्चा, यहाँ पर प्रेफ़रेंस तो है नहीं, तो डेट का कितना परसेंटेज है, इक्विटी का कितना परसेंटेज कॉस्ट है आपका। इससे हम वेटेड एवरेज निकालेंगे उनके फंड्स को देखते हुए, कितना फंड्स दिए। अगर बराबर फंड्स दिए तो बराबर वेट्स लग जाएगा, अगर फंड्स ऊपर नीचे दिए तो ऊपर नीचे वेट लगा। तो देखो ना, यहाँ पर इसका वेट लगा देखा जाए तो 1/9, और इसका वेट लगा देखा जाए तो 800/900, यानी 8/9 का वेट्स लगा इनका। तो ये वेट्स लगा के तो मैंने 8.44% निकाला, ये तो जस्ट एक वेट्स है। तो 8.44% का मेरा वेट्स खर्चा लग रहा है, और ये 9 रेट पे मैंने लगा दिया जो टोटल फंड है। मैं चाहता तो इंडिविजुअली भी लगाता तो भी यही खर्चा आता मेरा। इंडिविजुअली भी मैं अगर लगाता फंड्स पे तो भी मेरा 75.96 का खर्चा आता। मैं आपको प्रूफ करा दे रहा हूँ, 100 के फंड पे 8.4% का खर्चा है, यानी 8.4 का खर्चा है, और 800 के फंड पे 8.45 का खर्चा है। तो आप देखोगे 800 पे 8.45% का खर्चा है तो 67.6 का खर्चा है, यानी 8.4 प्लस 67.6 कितना होता है, 76 होता है। 76 और 75.96 पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, 0.04 का फर्क है। ये 76 ही देखा जाए तो 75.96, यानी 76 ही तो वही है। बस यहाँ पर एग्जैक्ट डेसिमल नहीं है जिसकी वजह से हल्का सा फर्क आया, पर मैंने कहा ये वही तो चीज़ हो गया। यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, हम सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, पर हमने वेट्स का इस्तेमाल करते हुए निकाला क्योंकि मुझे निकालना है ये परसेंटेज। मैंने ये परसेंटेज निकाल लिया। अब यहाँ पर बहुत सारा वेरिफिकेशन कराने के बाद एक बार मैं ये मिटा रहा हूँ। एक बार मैं ये मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। ये मैं क्यों मिटा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से हमारा आंसर निकल जाता। अगर ये बैड डेट प्रोविजन दिया हुआ नहीं रहता ना, तो सो हमने वो जो आंसर निकाला था ना, वही हमारा एवीए रहता। पर यहां पर देखो, यहां पर बेड डेट का प्रोविजन लगाया गया 20 लाख रुपीस का, और जो बेड डेट का प्रोविजन आपने लगाया, ये देखा जाए तो ये आपका नॉन केस आइटम हो गया। क्यों नॉन केस आइटम हो गया आपका, क्योंकि आपको किसी से पैसा मिलना है। आपको किसी से पैसा मिलना है, और ये पैसा आपको मिला नहीं जिसका आपने बेड डेट चार्ज किया, इसका आपने कहीं पर पेमेंट नहीं किया, आपका कोई पैसा गया नहीं यहाँ से, आपका पूंजी जो था वही है लगा हुआ, बस हमने बेड डेट चार्ज किया है। इसीलिए ये जो पूंजी आपका 20 लाख गया है, ये 20 लाख को हम फंड्स में इंक्लूड करते हैं। ये 20 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे, फंड्स में इंक्लूड करेंगे। मतलब अभी तो आपको दिख रहा है कि आपका फंड्स कितना है, 9 रेट का फंड्स दिख रहा है आपका टोटल फंड्स। आपने देखा ये 9 रेट का टोटल फंड्स था ना, जिसमें आपने बोला 800 इक्विटी वालों का है और 100 डेट वालों का है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 रुपीज का अगर बेड डेट प्रोविजन चार्ज नहीं होता, तो शायद इक्विटी का रिजर्व ज्यादा होता, या फिर डेट का कुछ है वो ज्यादा होता है, जो भी एक्स वाई जेड हमें नहीं पता। वो पैसा ओवरऑल दोनों का मिला के पूंजी लगाया हुआ रहता है। सो यहाँ पर ये 20 रुपीज से आपका नेट एसेट्स तो कम हुआ है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हम टोटल फंड्स पे जो आपका बेड डेट प्रोविजन ही तो जस्ट आपने एक प्रोविजन बनाया भी है, ये हम हमेशा ऐड बैक कर देंगे। ये 20 रुपीज आप ऐड बैक कर दोगे, तो जिससे आपका टोटल फंड्स आ जाएगा 920। अब हालांकि ये 20 हमें पता नहीं इक्विटी का डेट का क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे कंसिडर नहीं किया। यहाँ पर तो हमने नॉर्मल इनका बैलेंस शीट के हिसाब से देख के लिया, जो 900 है आपका, 800 और 100, बस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 920। हमने पता चला कि 900 टोटल फंड नहीं है, टोटल फंड है कितना, 920। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8.44% है ना, जो हम 900 पे लगा रहे थे ना, वो इस पे लगाएंगे। 8.44% हम 920 पे लगाएंगे, ना कि 900 पे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि बैड डेट प्रोविजन को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ये आपका खर्चा हुआ नहीं है, ये तो जस्ट आपने एक प्रोविजन चार्ज किया। तो अब अगर मैं 920 पे 8.44% लगा देता हूं, तो कितना आ रहा है, 77.64। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आपने कैपिटल रेज किया फ्रॉम बोथ डेट एंड इक्विटी। जो आपने कैपिटल रेज किया उसका इतना खर्चा है। तो अब आप निकाल सकते हो आराम से ईवीए, यानी ईवीए मतलब टोटल कितना कमाया। टोटल कमाया हमने निकाला हुआ है 287, और जिसमें से 77.64 आपका खर्चा है, यानी 209.36 इज द ईवीए, एंड ये आपका परफेक्टली आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम इनका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक हल्का सा मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने क्या किया देखो, मैं बता रहा हूँ आपको एक और चीज़ है। 20 मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, एक छोटा सा मैंने स्किप कर दिया गलती से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप देखो, ये मेरा नॉपेट है 287, 287 का मेरा नॉपेट है ना। अब यहाँ पर आप समझो, अगर बेड डेट का प्रोविजन ही नहीं होता, अगर बेड डेट का प्रोविजन नहीं होता तो उससे क्या होता, उससे आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ता। बेड डेट का प्रोविजन नहीं होता तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता। तो यहाँ पर आप देखो, वापस से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, वो लाइन जो है वो कहाँ गया, ये देखो। एज्यूम बेड डेट प्रोविजन ऑफ ₹20 लाख इज इंक्लूडेड इन द एसजीए एंड द सेम अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स इन द करंट एसेट्स। तो यहाँ पर अगर आपका 20 लाख का बेड डेट अगर चार्ज ही नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। प्रॉफिट भी तो आपका 20 लाख से बढ़ जाएगा ना, ये आपको समझना है। तो प्रॉफिट हमारे यहाँ पर 20 लाख से बढ़ जाएगा। और जनरली जो प्रोविजन फॉर बेड डेट होते हैं, जो बेड डेट का हम प्रोविजन बनाते हैं, उस पर कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होता, हमें उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ये आपको आपने डीटी में पढ़ा होगा, प्रोविजन में हमें कभी भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। जब एक्चुअल बेड डेट हो जाता है तब हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम ये मानेंगे कि हमारा जो 20 का जो प्रोविजन था उस पर हमने टैक्स का बेनिफिट ऐसे भी लिया हुआ नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा 287 पे क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे। तो सीधा 287 पे 20 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 307 आ जाएगा। ये आपका नॉपेट हो जाएगा एडजस्टेड वाला। कैसे एडजस्टेड वाला, क्योंकि आपने जो बेड डेट का प्रोविजन से 20 आपने कम किया था, है ना, 20 आपने जो कम किया था वो कम करने के बाद आपका ईबीआईटी आया था, वो 20 हमने क्या किया यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो ये 20 एडजस्ट करने पर हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, नॉपेट बढ़ गया, 307 हो गया हमारा। और बाकी हमारा ये तो निकाला हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 307। और ये आ जाएगा कितना, 229.36 आ जाएगा हमारा। डेट विल बी द परफेक्ट आंसर। बस ये छोटा सा एक चीज़ मेरे से स्किप हो गया था, एंड आप देख सकते हो 229.35 डेट इज 229.36 इज द परफेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर मैं वापस से आपको रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5 में, मुझे आपको बस इतना समझाना है कि क्या करोगे आप। सबसे पहले आप निकालोगे नॉपेट। नॉपेट आप कैसे निकालोगे, ईबीआईटी दिया हुआ रहेगा, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करना है। और कितने बार हम रिवर्स जाके भी नॉपेट निकाल सकते हैं, पेट में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। पेट में हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे, पर जो इंटरेस्ट ऐड करेंगे उन्हें नेट ऑफ टैक्स हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पेट का तो पेट वालों का तो प्रॉफिट इक्विटी वालों का टैक्स दे दिया, पेट में टैक्स दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट वालों का भी टैक्स देके, यानी नेट ऑफ टैक्स वाला इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे तो भी नॉपेट आ जाएगा। मतलब नॉपेट निकालने का तरीका है ईबीआईटी माइनस टैक्स कर दो, और या फिर पेट प्लस इंटरेस्ट कर दो नेट ऑफ टैक्स। ये आप करोगे तो आपका इन दोनों से नॉपेट आ जाएगा। ये नॉपेट सिंपल, नॉपेट कम, और नॉपेट का मतलब क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कमाई उसके अंदर है। ये नॉपेट निकाल दिया। अब इस नॉपेट में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ डेट माइनस कर देंगे, बात खत्म, आपका आ गया क्या, ईवीए। लेकिन हम ऐसा डायरेक्ट कभी मत करना एग्जाम में। आप क्या करना, पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। मतलब दोनों का आपको कॉस्ट ऑफ डेट का भी रेट दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी रेट दिया हुआ रहेगा। ध्यान रहे, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा नेट ऑफ टैक्स लोगे आप, यानी उस पर टैक्स का एडजस्टमेंट कर दो, क्योंकि आपने नॉपेट पे तो ऑलरेडी इंटरेस्ट वालों का टैक्स दे दिया है ना। इसलिए हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा लेंगे, है ना। और इक्विटी तो हमेशा पोस्ट टैक्स ही रहता है। तो पोस्ट टैक्स से आप क्या करोगे, वेट्स लगा दोगे, उनका फंड्स जितना जितना फंड्स उनका आया हुआ है उस फंड्स के हिसाब से आप वेट निकाल लोगे, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दोगे, एंड उसी को टोटल फंड्स पे आप लगा के आप कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का खर्चा आप निकाल लोगे, एंड वही खर्चा आप नॉपेट से माइनस करोगे, आपका ईवी आ जाएगा। बस ध्यान रहे, अगर कोई बेड डेट प्रोविजन वगैरह है तो वो क्या करेगा, आपके नॉपेट को भी बढ़ा देगा, क्योंकि वो खर्चा नहीं तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा आपका, तो प्रॉफिट को भी बढ़ा देगा, नॉपेट को भी बढ़ा देगा। एंड साथ ही साथ आप क्या करोगे, जब आप टोटल फंड्स लोगे तो उस टोटल फंड्स को भी बढ़ा के आप दिखाओगे फिर, क्योंकि टोटल फंड्स अब आपका बढ़ा हुआ रहेगा ना, तो टोटल फंड्स बढ़ा हुआ पे आप वो रेट लगाओगे, है ना, जो भी आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला है। तो हमने यहाँ पर ये क्या था, हमने क्या क्या, देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने 9 रेट पे नहीं 920 पे लगाया 8.44%, है ना। और दूसरा चीज हमने क्या किया, जो प्रॉफिट हमारा 287 है इसको बढ़ा के 307 कर दिया, और इसके बेसिस में हमने क्या किया, हमने हमारा ईवीए निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा क्रिटिकल था, जहां पर आपका बेडेड प्रोविजन का एडजस्टमेंट था। ये अगर आप अच्छे से संभाल लोगे तो बाकी सारा ईवीए तो आप ऐसे भी कर लोगे। फिर भी आगे हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। अब आगे सिंपल से एक मार्केट वैल्यू एडेड का कंसेप्ट ही मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट ही है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको निकालना है पूरे एंटिटी का, फर्म का वैल्यू, मार्केट वैल्यू। यानी आप मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब ये हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आप निकाल लोगे।
आप पूछोगे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाला जाता है। आपको मैंने वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना सिखाया था, याद होगा आपको, वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकालना सीखा था ऑलरेडी यहाँ पर। एंड या फिर आप यहाँ पर आप सीखोगे जो वैल्यू ऑफ द फर्म आपने सीख लिया, फिर सीखोगे आप जहाँ पर, याद है मैंने आपको निकालना सिखाया था, जहाँ पर हम लोग है ना नॉपेट वगैरह सारा चीज़ निकालते थे, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह माइनस करके फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म निकालते थे हर साल का। एंड हर साल का जो फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म निकालते थे, फिर उसको पुल करते थे तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाता था। तो वही मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपका आएगा उससे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आप निकाल लोगे। अब ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे, उसमें से आप क्या करोगे, टोटल फंड्स जो आपने लगाया है इन्वेस्टेड, वो आप माइनस कर दोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आया 1500 मान लो, और टोटल फंड्स इन्वेस्टेड हमारा पिछले क्वेश्चन में कितना था, इसमें हमने निकाला था ना 920। टोटल फंड्स हमारा एडजस्टेड टोटल फंड्स हमारा 920 आया था ना। तो ये 920 एडजस्टेड जो टोटल फंड है वो आप माइनस कर दो, क्योंकि ये बैलेंस शीट वाला वैल्यू है। ये जो 920 है ना, ये बैलेंस शीट वाला है। और ये 1500 हमने कैसे निकाला, जो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म का कंसेप्ट है उससे हमने निकाला। तो कभी भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जहां पर मार्केट वैल्यू एडेड ये आपसे पूछते हैं, तो वहां पर आप देख लेना वैल्यू ऑफ द फर्म आपको दिया हुआ रहेगा या फिर आपको निकालना पड़ेगा। एंड वही जो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म वाला अप्रोच से आप निकाल लोगे। एंड वो निकाल लिया आपने, एंड उधर साइड में आपका बैलेंस शीट से जो आपका इक्विटी है, डेट है, उनका टोटल आप ले लोगे। तो मतलब टोटल फंड्स कितना इन्वेस्टेड हुआ है ये आपको पता चल जाएगा, टोटल फंड्स कितना इन्वेस्टेड हुआ है। हाँ, एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर कोई बैड डेट का प्रोविजन वगैरह लगाया तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड वही टोटल फंड्स इन्वेस्टेड को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू में क्या एडिशन हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना पैसा ज़्यादा आपका फर्म का वैल्यू आज के डेट का, डेट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू एडेड। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मान लो को 20 का एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं यहीं से पता चल जाता, 700 प्लस 100 प्लस 900, ये 700 प्लस 100 प्लस 100 यानी 900 होगा। तो ये आपका टोटल फंड इन्वेस्टेड है और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है, तो दोनों का डिफरेंस मार्केट वैल्यू एडेड हो जाएगा। एंड सिंपल तरीके से ऐसे आपको करना है। बस ध्यान रहे कि ईवी एक साल का आता है एंड मार्केट वैल्यू एडेड प्रेजेंट वैल्यू में पूरा साल का क्यूमुलेटिव मिला के आता है। यानी आप देखोगे तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ, ये 0th ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर है, मान लो चलते जाएगा। यहाँ पर ईवी निकालोगे आप, यहाँ पर भी ईवी निकल जाएगा, यहाँ पर भी ईवी निकल जाएगा, यहाँ पर भी ईवी निकल जाएगा, और सबका पुलिंग करोगे, सबका यहाँ पर 0th ईयर में एमवी आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एमवीए का भी दो तरीका हो सकता है। एक तो हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ईवीए, एक ये हो सकता है। और या फिर एमवीए हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, हमने निकालना सीखा हुआ आता है हमें, यूजिंग फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म अप्रोच, जो मैंने सिखाया हुआ आपको ऑलरेडी या फिर आप सीखोगे। एंड जिसमें आप माइनस करोगे टोटल फंड्स इन्वेस्टेड, यानी क्या हो गया, शेयर कैपिटल है अगर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अगर, है ना, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस डेट फंड है, प्लस एनी एडजस्टमेंट, तो हमने जैसे अभी प्रोविज़न का एडजस्टमेंट किया था ना, वो एडजस्टमेंट आप करने पर इससे आपका निकल के आ जाएगा एम। ठीक है, तो एमबीए भी मैंने आपको समझा दिया सिंपल तरीके से, अगर कुछ आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे इसे।